नमस्कार मित्रों, युग तेवर पत्रिका के इस YouTube मंच पर मैं उत्कर्ष सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, याद है ना, पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने लोकतंत्र की यात्रा पर कदम दर कदम सफर किया था। इतिहास के झरोखों को खोलते हुए हमने सबसे पहले भारत के ऋग्वैदिक और महाजनपद काल का दर्शन किया था। पुनः दूसरे झरोखे से हमने देखा कि यूनान और ग्रीस की धरती पर लोकतंत्र की जड़ें थोड़ी और गहराई से कैसे फैली और पनपी। और अब समय आ गया है इस यात्रा को और आगे बढ़ाने का। लोकतंत्र को समझने के लिए निकला यह इतिहास का कारवां आज उतरा है यूरोप की धरती पर स्थित देश इटली में, जहां रोम का कबीलाई राजतंत्र पहले गणतंत्र में परिवर्तित होता है और फिर बदल जाता है साम्राज्य, जहां वर्ग संघर्ष है और अधिकारों की प्राप्ति की जद्दोजहद में, जहां आम जनता की विजय का उल्लास भी दिखता है और पराजय की गहरी निराशा, जहां ऐतिहासिक शिक्षण के वे पाठ या लेसन्स प्राप्त होते हैं जो आज भी हमारे काम के। लेकिन जरा ठहरिए, सीधे गणराज्य और संस्थाओं पर आने से पहले ये जानना जरूरी है कि रोमन शासन तंत्र की शुरुआत कैसे हुई और ग्रीस से उसका रिश्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं रोमन राजतंत्र से। दोस्तों, जरा सोचिए, 753 BCE में शुरू हुए रोमन राजतंत्र के सफर में अगर उसके गणतंत्रीय स्वरूप और साम्राज्यवादी हिस्से के साथ उसके एक अलग हुई शाखा जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता है को भी जोड़ दें तो यह पूरी कहानी लगभग 2 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय यानी मोटे तौर पर 2300 साल तक फैली हुई। इतना लंबा समय इतिहास में इसकी बराबरी केवल मिस्र और चीन के शासन तंत्रों से की जा सकती। पर अगर इन साम्राज्यों के क्षेत्रीय विस्तार पर भी ध्यान दें तो रोम अपने चरम काल में यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका तीन महाद्वीपों तक फैला हुआ साम्राज्य था। इनकी तुलना में मिस्र सिर्फ एशिया और अफ्रीका तक और चीन केवल एशिया तक सीमित रहा। आधुनिक युग में एकमात्र ब्रिटिश साम्राज्य ही इस रिकॉर्ड को तोड़ पाया, जो यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सहित 5 महाद्वीपों तक विस्तृत हुआ। पर सच कहूं तो समय और क्षेत्र दोनों के फैलाव को मिलाकर देखें तो रोमन साम्राज्य का मुकाबला करना आसान नहीं था। तो आइए अब आते हैं कहानी के खास हिस्से पर। दोस्तों, जब इतिहास मिथकों और किंवदंतियों से मिलता है तो कहानियां और अधिक दिलचस्प हो जाया करती हैं। आपको याद है ग्रीस का ट्रोजन युद्ध, जिसका जिक्र मैंने यूनान वाले हिस्से में किया था। हाँ, वही लकड़ी के घोड़े वाली कहानी, वही युद्ध जो ग्रीस और ट्राय के बीच हुआ था और जिसमें ग्रीस ने षड्यंत्र पूर्वक विजय पाई थी। जिस कहानी को महाकवि होमर ने अपने महाकाव्य ओडिसी के द्वारा अमर बना दिया था, उसी युद्ध से जुड़ा हुआ एक नाम है ट्राय के राजकुमार एनीस का। तो कहानी यह है कि एनीस युद्ध से बचकर इटली पहुंचा और इटली में उसने वहां के राजा लैटिनस की बेटी
लवानिया से विवाह कर लावानियम नगर बसाया। फिर उसके बेटे ने भी अल्बा लोंगा नामक नगर की स्थापना की। यही लैटियम, लाविनियम और अल्बा लोंगा नामक क्षेत्र आगे चलकर रोम के साम्राज्य के मूल क्षेत्र बने। कहानी का सिलसिला आगे बढ़ता है और पीढ़ियों के बाद एनीस के वंश में एक राजकुमारी जन्म लेती है जिसका नाम था रिया सिल्विया। लेकिन दोस्तों, सत्ता की भूख बड़ी खतरनाक होती। रिया सिल्विया के पिता नुमीटर को उसके ही भाई अमूलियस ने गद्दी से उतार दिया और रिया को मजबूर किया कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले ले ताकि उसे कोई संतान न हो और राजवंश ही खत्म हो जाए। लेकिन क्या ये चाल कामयाब हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। किंवदंती कहती है कि रिया ने युद्ध के देवता मार्स से संयोग किया और जन्म दिया दो बेटों को, रोमुलस और रेमुस। अब आता है कहानी का नाटकीय मोड़। अमूलियस ने आदेश दिया कि दोनों बच्चों को लैटियम में बहने वाली टाइबर नदी में फेंक दो, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि एक मादा भेड़िया ने दूध पिलाकर दोनों बच्चों की प्राण रक्षा की और बाद में एक गरेड़िए तथा उसकी पत्नी ने इन बच्चों को पाला पोसा। कहानी आगे बढ़ती जाती है, दोनों बच्चे जवान होते हैं और सच्चाई का पता उन्हें भी चलता है और तब वे अपने नाना नुमीटर को गद्दी वापस दिलाते। कहानी यही नहीं रुकती। आगे चलकर रोमालुस अपने ही भाई रेमुस की हत्या कर एक छत्र शासक बन जाता है। सच है, माथे पर रक्त का टीका है, राज्याभिषेक का यही तरीका है। कवि श्रीकांत वर्मा की ये पंक्तियां रोम के इतिहास को सत्यापित करती हुई प्रतीत होती। राजा बनने के बाद रोमुलस एक नया नगर बसाता है जिसका नाम रोम था। 753 बीसीई में बसा रोम दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। हालांकि यह वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के नगर जेरिको, सीरिया के शहर दमिश्क या भारत के वाराणसी जितना पुराना तो नहीं, पर 753 बीसीई भी कोई हाल की घटना तो नहीं है। यहीं पर एक बात और कहना चाहूंगा। यहां तक की कथा पौराणिक, मिथकीय और किंवदंतियों पर आधारित है। दुनिया भर की संस्कृतियों में इस तरह की कहानियां मिलती ही रहती और इनमें दैवीयता और चमत्कारिकता के तत्व घुले मिले रहते। श्रोताओं को रोमालुस की कथा की समानता भारतीय पौराणिक कथाओं से महसूस हुई होगी। मसलन कुंती और देवताओं के संयोग से कर्ण सहित पांडवों की उत्पत्ति। सभ्यता कोई भी लोगों में अपने नायकों को कभी साधारण इंसान मानने की प्रवृत्ति नहीं रही। यहाँ तक कि गांधी जी को भी झूठी चमत्कारी कहानियों से जोड़ दिया गया है। मिथकों को दैवीयता से जोड़ा जाता है ताकि समाज मजबूत रहे, सत्ता में स्थिरता आए और हर कोई खुद को एक बड़ी कहानी का हिस्सा महसूस करे। मिथकों का काम है इतिहास को पवित्र बनाना और पवित्रता से ही समाज में स्थिरता आती। तो खैर, किस्सा होता ये कि 753 बीसीई में रोम नगर की स्थापना से ही रोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई और रोमालुस इसका संस्थापक राजा बना। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण रोमन इतिहास को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला 753 से 509 बीसीई के मध्य राजतंत्र का, दूसरा 509 से 27 बीसीई तक गणराज्य का,
27 BCE से 476 CE तक का साम्राज्य काल और 330 CE में कॉन्स्टेंटिनोपोल की स्थापना से 1453 CE में बाइजेंटाइन साम्राज्य के पतन। इन चारों कालखंडों में पहले दो अर्थात राजतंत्र और गणतंत्र काल ही लोकतंत्र के अध्ययन की दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी। तो आइए पहले राजतंत्र के काल को देखते हैं। ऐसा लगता है कि अपने शासन की शुरुआत से ही रोमुलस एक बात के प्रति विशेष रूप से सचेत था, वह यह कि उसके राज्य में लैटिन, सबाइन और एट्रस्कन के रूप में 3 बड़ी जनजातियां रहती थी। हर जाति के अपने सरदार, अपने कुल या वंश और विशिष्ट महत्वाकांक्षाएं थी। रोमुलस ने सोचा कि अगर वह अकेले फैसला लेगा तो बगावत पक्की, और तब रोमुलस ने एक दांव खेला। उसने कहा कि ताकत मेरे पास रहेगी, लेकिन सत्ता में सभी को हिस्सेदारी मिलेगी। और यहीं से जन्म हुआ सीनेट और क्यूरिएट असेंबली जैसी संस्थाओं। इस तरह रोमुलस द्वारा विकसित शासन व्यवस्था 3 आधार स्तंभों पर टिकी हुई थी। पहला स्तंभ या खंभा था रेक्स, यानी राजा, जो खुद रोमुलस था। रेक्स धार्मिक नेता, सैन्य प्रमुख और सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी की भूमिका एक साथ निभाता था। दूसरा खंभा सीनेट नामक संस्था के रूप में था। भले ही असली ताकत राजा के पास रहती थी, लेकिन सीनेट उसकी नीतियों, युद्ध और फैसलों पर चर्चा करती थी। रोमुलस के बाद राजा चुनने में भी सीनेट की भूमिका सुनिश्चित हुई। हालांकि शुरुआती दौर में सीनेट की भूमिका सीमित रही और इसकी कुछ सीमाएं भी थी। इसमें आम जनता की कोई भूमिका नहीं थी। शुरुआती सदस्यों को राजा द्वारा चुना गया और बाद के सदस्य को ऑप्शनल तौर पर चुने गए, यानी राजा की सहमति से मौजूदा सदस्य ही नए सदस्यों का चुनाव कर लिया करते थे। इन सभी का कार्यकाल आजीवन रहता था। इसका नतीजा यह हुआ कि सीनेट एक कुलीन चरित्र वाली संस्था बन गई, जिसके सदस्य केवल ऊपरी सामाजिक तबके के ही लोग बन पाते थे। उस समय उच्च वर्ग के लोगों को पैट्रिशियंस कहा जाता था, जबकि जन सामान्य को प्लीबियन नाम दिया गया था। शासन तंत्र का तीसरा खंभा क्यूरिएट असेंबली या कोमिटिया क्यूरियाटा नामक संस्था थी। रोम की तीनों जनजातियों से में प्रत्येक को 10-10 यानी कुल मिलाकर 30 प्रतिनिधित्व समूह प्रदान किए गए थे, जिन्हें कुरी कहा गया। हर कुरी एक वोटिंग यूनिट की तरह काम करती थी और कबीले के सभी वयस्क पुरुष इसके सदस्य बन सकते थे। कुरियों की सदस्यता सदस्यों के कुलों या वंशों के अनुसार तय होती थी। हर कुरी अपना मत देती थी, लेकिन किसी भी कुरी के व्यक्तिगत मत नहीं गिने जाते थे, बल्कि क्यूरिया के बहुमत निर्णय को ही उसकी ओर से एक वोट के रूप में गिना जाता था। जिस प्रस्ताव के पक्ष में 30 में से 16 मत प्राप्त हो जाते थे, उसे स्वीकार कर लिया जाता था। क्यूरिएट असेंबली प्रायः राजा चुनने, पुजारियों की नियुक्ति, दत्तक मामले या वसीयत आदि मामलों पर निर्णय करती थी, किंतु इसकी मुख्य भूमिका धार्मिक मामलों में ही थी। पर कुरियों को भी आम जनता की आवाज मानना गलत होगा, क्योंकि इसकी सदस्यता कुलों या परिवारों में जन्म लेने से तय होती थी। अतः इनमें आम जन की सहभागिता बेहद सीमित हो जाती थी।
यह भी सीनेट की तरह एक विशिष्ट वर्गीय संस्था बनकर रह गई, जिसमें आम जनता की कोई भूमिका नहीं होती थी। इन सभी सीमाओं के बावजूद लोकतंत्र की शुरुआत तो हो चुकी थी और इस शुरुआत का पूर्ण परिणाम हमको आगे चलकर गणतंत्र काल में देखने को मिलता है। फिर भी कुछ सीमित नतीजे तो सुस्पष्ट थे। मसलन राजतंत्र काल में कुल मिलाकर 7 राजा हुए और ये सभी चुने हुए थे और इनमें आपस में कोई भी पैतृक संबंध नहीं था। आखिरी 7वां राजा हुआ लूसियस टार्क्विनियस सुपरबस। जितना भारी नाम उतना ही क्रूर व्यक्तित्व। उसने सीनेट के बहुत से अधिकार छीन लिए और अपने बहुत से विरोधियों की हत्या करा दी। फिर उसका बेटा, उसने तो हद ही कर दी। उसने लुक्रेशिया नामक कुलीन महिला का बलात्कार किया और उसके बाद इस भद्र महिला ने आत्महत्या कर दी। इस घटना के बाद कुलीनों में आक्रोश फैल गया। लुक्रेशिया का बलात्कार और उसकी आत्महत्या कोई व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी। दार्शनिक रूप से कहे तो यह न्याय और सत्ता के टकराव का बिंदु था। इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि सभ्यताएं अक्सर किसी नैतिक आघात के बाद करवट लेती हैं। ऐसे क्षण समाज के भीतर दबे हुए आक्रोश को बाहर लाने वाले क्षण बन जाते हैं। लुक्रेशिया की आत्महत्या ऐसा ही एक क्षण था। परिणाम 509 बीसीई में रोमनों ने राजतंत्र को उखाड़ फेंका और गणराज्य की नींव रखी। तो यह सिर्फ सत्ता का बदलाव भर नहीं था, यह मानव इतिहास की उस यात्रा की शुरुआत थी जहां से लोग एक व्यक्ति की सत्ता से हटकर संस्थाओं की सत्ता पर भरोसा करने लगे। यहीं से यह विचार सामने आया कि शक्ति, सत्ता और प्राधिकार किसी एक इंसान की मिल्कियत नहीं होती, बल्कि जनता और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों की साझा जिम्मेदारी हुआ करती। यही विचार आगे चलकर राजनीतिक दर्शन का आधार बना और आधुनिक लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला विचार बनकर सामने आया। तो साथियों, आज के दिन बस इतना ही। अगले अंक में हम रोमन गणतंत्र के बारे में जानेंगे। फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। जय भारत, जय भारतीय गणतंत्र।